मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। चलिए शुरू करते हैं। गाना गा रहे थे आशिकी टू का। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, इस चाहत में मर जाऊंगा, लेकिन ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जाऊंगा। नहीं, ये आप लोगों का नारा है। शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, एसके दुमका एनवायरमेंटल स्टडीज, ठीक। ये पेपर जो रहेगा यूनिट 5 आज हम लोग करने वाले हैं। कहाँ तक पहुंचे हैं इसको एक बार हम आपको दिखा देना चाहते हैं सिलेबस। ये पेपर जनरली सेमेस्टर 1 में पढ़ने का है, लेकिन आप लोगों ने नहीं पढ़ा था, इसीलिए अब आपको सेमेस्टर 4 में ये पढ़ने की जरूरत है। यूनिट 1 कंप्लीट है, यूनिट 2 कंप्लीट है, यूनिट 3 कंप्लीट है, यूनिट 4 कंप्लीट है। आज करने वाले हैं यूनिट 5, ठीक है। और सभी यूनिट का सब्जेक्टिव फॉर्म ऑलरेडी हमारे ऐप पे नोट्स अवेलेबल है, यूट्यूब पे वीडियो भी अवेलेबल है, और ऐप पे वीडियो नोट्स दोनों अवेलेबल है, और यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, ठीक। जो लोग ऐप इंस्टॉल नहीं किए ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। और ऐप में जब से मैंने ऐप खोला है ना, सच बता रहा हूँ, माथा का दर्द मेरा ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक। पहले मेंटल प्रेशर बहुत कम था, लेकिन जब से मैंने ऐप को खोला है बहुत ज़्यादा टेंशन, यार क्या बताएं, ठीक है। पहले जिम्मेदारी नहीं था, मतलब 60 रुपये आप उससे ले रहे हैं ना, पहले हमको नहीं लगता था जिम्मेदारी, लेकिन जब से मैं पैसा लेना शुरू किया हूँ ना, तब से वो अलग सा जिम्मेदारी आ गया है कि कंप्लीट सब करवाना है तो करवाना है, ठीक है। और अभी एक साथ क्या हुआ है कि 3-3 एग्जाम आ गया है। जैसे आपका हो रहा है एसके में तुमका सेमेस्टर 4 का एग्जाम हो रहा है, रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 का एग्जाम हो रहा है, और कोल्हान यूनिवर्सिटी का भी सेमेस्टर 4 का हो रहा है। तो 3-3 को एग्जाम एक साथ हैंडल करवाना ना मेरे लिए थोड़ा सा टफ हो जा रहा है, ठीक। मतलब समझ रहे, एक यूनिवर्सिटी को इतना सारा प्रोफेसर संभालता है, एक यूनिवर्सिटी को कितना सारे प्रोफेसर मिलके संभालते हैं, मुझे 3-3 यूनिवर्सिटी संभालना है यार। हाँ, और उसके अलावा मेरा भी एग्जाम है 21 तारीख को। उफ। चलिए, तो इसीलिए आप लोग का मेंटल प्रेशर मेरे तुलना में बहुत कम है, ठीक है। फिर भी खुश रहो, हैप्पी रहो। शुरू करते हैं। तो देखिए, 4 गो वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, ये हमारा 5वां वीडियो है, और 2 गो वीडियो आएगा मेजर पेपर सॉरी यूनिट 6 का, और 7 का 2 गो आएगा, ठीक है। चलिए, और उसके बाद एक प्रीवियस ईयर पेपर दे दूंगा, खत्म हो जाएगा। 12 तारीख से आपका एग्जाम है, 11 तारीख से पहले मैं सब कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, 50 क्वेश्चन है। हवा प्रदूषण, ठीक है, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो लोग इंग्लिश को फॉलो कीजिएगा। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण क्या है, औद्योगिक उत्पादन भी है, ठीक। इसके अलावा जो हमारा गाड़ियों से आता है, वाहन से, व्हीकल्स, ठीक है, धुआं जो निकालती है उससे भी होता है, बाइक से, 4 व्हीलर से, जितना भी है गाड़ी वगैरह। इसके अलावा जीवाश्म ईंधन से भी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, उपरोक्त सभी। ये ऑप्शन जहां पे मिल जाए, अगर आपको किसी ऑप्शन में दिख जाए उपरोक्त सभी, और अगर उस क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है, तो आंख बंद के फिर टिक लगा दीजिएगा, नहीं आंख खोल के, नहीं तो फिर गोला करना होगा। अच्छा, बहुत से लोगों को डाउट है कि ये पेपर कितने नंबर का आएगा। देखिए, 50 नंबर का ही ये पेपर आएगा, और ऐसी हिंदी भी आपको 50 नंबर का ही आएगा। 50-50 100 होगा, और उधर तब ना 3 गो मेजर पेपर 300, एक माइनर पेपर 100, 400 हो गया, और ये 50 नंबर करके तब ना 500 होगा। तो ये 50 का ही आएगा, एनवायरमेंटल साइंस और ऐसी हिंदी 50 का ही आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आएगा, ये सब्जेक्टिव कोई नहीं जानता है, इसलिए दोनों पढ़ना है आपको, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना है और सब्जेक्टिव भी पढ़ना है। सब्जेक्टिव ऑलरेडी अपलोड है, ऑब्जेक्टिव करा दे ही रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे हमारा है विच, क्या है, तो विच पॉल्यूटेंट यानी कि कौन सा प्रदूषक, ठीक है, इज प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, यानी कि जो अम्ल वर्षा होता है उसका मुख्य कारण क्या है। अम्ल वर्षा का सबसे मेन कारण है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। कौन सा गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 गैस, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अगला कारण है हमारा जल प्रदूषण, निम्न में से किसके कारण हो सकता है। वाटर पॉल्यूशन कैन बी कॉज बाय। तो वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण सबसे ज्यादा किसके कारण होता है। देखिए, ये एक ऑप्शन मिल गया है हमारा, ऑप्शन डी, यानी कि ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। जल प्रदूषण का मेन कारण औद्योगिकरण भी है, यानी कि इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है, औद्योगिक कचरे। इसके अलावा आ जाता है कृषि का अपवाह, यानी कि एग्रीकल्चर रन ऑफ भी हो जाएगा, और हमारे घरेलू जो जल मल होता है ना, वही भी, डोमेस्टिक स्वेज। ये तीनों राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला आता है हमारा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉलिड वेस्ट, ठीक है।
यार इस उम्र में जब आदमी इस कोर्स में फंसा रहता है, मैं आप लोगों के पीछे फंसा हूँ कि यार कंप्लीट कराना है सिलेबस। मेरे लाइफ में ये सब मोमेंट काहे नहीं आता है यार। वो वीडियो नहीं देखे, चलो दुख खत्म काहे नहीं होता है बे। चलिए, अच्छा लाइफ मुझको नहीं मिला यार, कोई बात नहीं, अच्छा लाइफ प्राप्त करेंगे, मिला नहीं है ना। निम्नलिखित में से कौन ठोस अपशिष्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉलिड वेस्ट? तो देखिए ठोस अपशिष्ट कौन सा है, ठीक है, तो प्लास्टिक की बोतलें, ठीक, मतलब जिसको हम छू सकते हैं। ठोस मतलब जिसको हम छू पाएंगे, प्लास्टिक की बोतल छू पाएंगे। बाकी औद्योगिक धुआं को आप पकड़ पाइएगा, नहीं पाइएगा पकड़, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ पाइएगा, नहीं पाइएगा। नाइट्रोजन गैस को पकड़ पाइएगा, नहीं पाएंगे। तो जब भी ठोस की बात की जाए मतलब छूने का वाला, ठीक। जैसे शरीर और आत्मा कौन ठोस है, तो शरीर ठोस है, ठीक। अगला आता है परमाणु खतरे मुख्य रूप से किस पर प्रभाव डालते हैं? नेचुरल हजार्ड मेनली इफेक्ट। तो परमाणु खतरा किसको इफेक्ट करता है? तो मानव स्वास्थ्य को। आपको मालूम है झारखंड में एक जगह है पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर, जहाँ पे एक फैक्ट्री है जादूगोड़ा नाम के गांव में, यूरेनियम फैक्ट्री, यूरेनियम जिससे परमाणु बम बनता है, ठीक है। इस जादूगोड़ा में क्या होता है कि वहां पे जितना भी एरिया है ना यूरेनियम का भंडार, उसके आसपास में जितने भी गांव हैं, तो उन सभी को बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हो रहा है। साइड इफेक्ट क्या हो रहा है कि यहाँ के बच्चे अपंग पैदा हो रहे हैं, मैंने बताया होगा आपको प्रीवियस वीडियो में भी, ठीक है। और कोई बच्चा गर्भ में ही मर जा रहा है, तो कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका विकलांग शरीर है या फिर माथा मेंटल डिसऑर्डर्ड है, ठीक। तो ये ह्यूमन बॉडी पे इफेक्ट कर रहा है और ज्यादा दिन तक आदमी नहीं बचता है, वहां का कैंसर के कारण मर जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा धनबाद सबसे ज्यादा, जो आपको मालूम है, कोयला का उत्पादन वहीं पे होता है, झरिया कोलफील्ड, ठीक है। सीसीएल का फैक्ट्री, बीसीसीएल का है वहां पे। तो वहां पे आदमी को बहुत ज्यादा सांस का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 6 नंबर, कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस माना जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस माना जाता है। विच गैस इज कंसिडर्ड अ ग्रीन हाउस गैस? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, यूट्रोफिकेशन किसके कारण होता है? यूट्रोफिकेशन इज कॉज्ड बाय। तो यूट्रोफिकेशन जो है जल में अत्यधिक पोषक तत्व, ठीक है, जल में अगर अत्यधिक पोषक तत्व रहेगा, ठीक है, मतलब एक होता है कमी, एक होता है ज्यादा। तो जल में अत्यधिक पोषक तत्व रहेगा तो आपका यूट्रोफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर की, निम्न में से कौन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की विधि है? ठोस अपशिष्ट मतलब जो ठोस कचरा होता है उसको मैनेजमेंट कैसे कीजिएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट? तो देखिए उसे आप भूमि निर्वहन कर सकते हैं, यानी कि लैंडफिल, यानी कि जमीन के अंदर गाड़ दीजिए। बी नंबर रिसाइकलिंग कर दीजिए, यानी कि दोबारा फिर से उसका उपयोग कीजिए। तीसरा है आप उसे सड़ा गोड़ा करना, यानी कि आप उसको सड़ा गला दीजिए, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा, ये तीनों विधि से हम लोग जो है ठोस कचरा को, अपशिष्ट को क्या कर सकते हैं? मैनेजमेंट कर सकते हैं। जैसे बोतल है तो उसको तो भूमि में गाड़ने से भी कुछ नहीं होगा, सड़ा गला भी नहीं पाएंगे, तो क्या करेंगे उसको हम लोग रीयूज करेंगे, फैक्ट्री में भेजो और उसका फिर से कोई सामान बना दो, ठीक है, यही हो गया रीयूज। 9 नंबर क्वेश्चन है, अत्यधिक शोर के कारण किस प्रकार का प्रदूषण होता है? विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव नॉइस? ठीक है, तो अत्यधिक शोर के कारण किस प्रकार का प्रदूषण होता है? अगर ज्यादा शोर होगा तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस मतलब ध्वनि, ठीक है, साउंड पॉल्यूशन जिसको बोलते हैं। तो शोर होगा तो वही होना होगा यार कि रात में सोने नहीं देगा, तो हम वीडियो बनाते हैं तो हमको वीडियो नहीं बनाने देता है, इन लोग बाजा लगा देता है, ठीक है, एकदम एक से एक गाना लगा देता है पलंग सागवान के। तो बगल में है थोड़ा आदमी वैसा, ठीक है, तो एकदम माहौल बना देता है, एकदम मूड बना देता है नाचने का। 10वां क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? तो रेडियो एक्टिव जितने भी हमारे पोल्यूटेंट है उसका मुख्य स्रोत क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो सभी रेडियोधर्मी अपशिष्ट निकालते हैं। रेडियोधर्मी मतलब वही वाला मैंने बताया ना, परमाणु, वो जो जादूगोड़ा, यूरेनियम फैक्ट्री, ये सब रेडियो एक्टिव पदार्थ है। रेडियो एक्टिव समझे ना जी, नाम सुने होंगे, बहुत खतरनाक होता है, ठीक है, रेडिएशन निकलता है इससे। रेडियो एक्टिव मतलब रेडिएशन निकलने वाला, ठीक है। तो यही जादूगरा यूरेनियम फैक्ट्री मैंने एग्जांपल दिया। शीशे के हानिकारक प्रभाव मुख्य रूप से किस पर पड़ते हैं? तो जो शीशा होता है इसका हानिकारक जो प्रभाव पड़ता है,
हमारे तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्व सिस्टम पे पड़ता है। अगर आपने तंत्रिका तंत्र देखा होगा तो हमारे पूरे बॉडी में तंत्रिका तंत्र फैला है। ये न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका है, एक इमेज में दिखा रहा हूँ। इस तरह से हमारा तंत्रिका तंत्र होता है, आपने देखा होगा क्लास 9 में, देखे हैं ना, सब कोई बनाए होंगे। इस तरह से होता है हमारा तंत्रिका तंत्र, ठीक है। चलिए, तो ये तंत्रिका तंत्र पे इफेक्ट करता है शीशे का हानिकारक प्रभाव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत क्षय किसके कारण होता है? ओजोन लेयर जो हमारा क्या हो रहा है, डिप्लेशन हो रहा है, इसका किस कारण से हो रहा है? तो सीएफसी गैस के कारण। सीएफसी गैस, ये गैस किससे निकलता है सागर भैया? तो ये गैस निकलता है दोस्त फ्रिज से। जो आप लोग घर में फ्रिज यूज करते हैं ना, कोको कोला, पेप्सी, मिरिंडा, थम्स अप और क्या क्या यूज करने के लिए, ठीक है, तो वही फ्रिज से निकलता है। इसके अलावा एयर कंडीशनर, आप में से किसी के घर में है क्या एयर कंडीशनर, जो बालों में उड़ाते हैं, ठीक है, तो उसमें यूज करते हैं। अगर किसी घर में एयर कंडीशनर है तो आप बहुत अच्छा, मतलब बहुत अमीर फैमिली से हैं, ठीक है। 13 नंबर है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट, यानी कि निम्न में से कौन एक जैविक प्रदूषक है? तो देखिए यहाँ पे बैक्टीरिया राइट आंसर हो जाएगा, बैक्टीरिया एक जैविक प्रदूषक है। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, तापीय प्रदूषण मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है? थर्मल पॉल्यूशन इफेक्ट मेनली किसको? तो देखिए जो हमारा तापीय प्रदूषण है यह मुख्य रूप से प्रभावित करता है किसको? एक्वेटिक लाइफ को, ठीक है। किसे? एक्वेटिक लाइफ, हाँ एक्वेटिक लाइफ को हमें जो है तापीय प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करता है। आगे देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण का मुख्य प्रभाव कौन सा है? ठीक, तो मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण का मुख्य प्रभाव कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। तो मानव के स्वास्थ्य पर आपका जो वायु प्रदूषण है इसका सबसे ज्यादा अस्थमा लोगों को हो रहा है। कौन सा गैस हो रहा है? अस्थमा, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा अस्थमा। 1 मिनट रुक जाइएगा, ठीक है। अस्थमा जिसमें व्यक्ति थोड़ा सा चलता है और हांफने लगता है, इसको पढ़िए। चलिए, सॉरी इतना टाइम लिया इसके लिए। फोटोकेमिकल स्मोक किसके कारण होता है? तो फोटोकेमिकल जो स्मोक होता है वह जनरली आपका जो धुएं का जो प्रदूषण होता है और सनलाइट होता है, ठीक है, इसके कारण होता है। इन दोनों के मिश्रण के कारण हमारा फोटोकेमिकल स्मोक बन जाता है। स्मोक मतलब एक तरह से धुआं ही होता है, कोहरा होता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो अगला आ जाता है, अच्छा सनलाइट मतलब सूर्य का प्रकाश, ठीक है, या वायु बोलिए, और व्हीकल आपका इमिशन मतलब जो धुआं से निकलता है हमारा गाड़ियों के धुएं से, ठीक। इन दोनों के जब हवा में मिल जाता है तो आपका फोटोकेमिकल स्मोक बनता है। नेक्स्ट आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषण का गैर बिंदु स्रोत है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट, यानी कि कौन जल प्रदूषण का गैर बिंदु स्रोत है, यानी कि गैर जल प्रदूषण इससे नहीं होता है। तो देखिए इंडस्ट्रियल जो डिस्चार्ज है, यानी कि जो कंपनी के द्वारा वेस्ट मटेरियल है उससे तो फैलता है, ठीक। स्वेज डिस्चार्ज होता है, जो कचरा होता है उससे भी फैलता है। ऑयल स्पिल यानी कि जो तेल होते हैं, ठीक, उससे भी फैलता है, जो तेल का गंदगी सब होता है। लेकिन एग्रीकल्चर रन ऑफ से हमारा जो है जल प्रदूषण नहीं फैलता है, ठीक। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर रन ऑफ। अगला है सौर प्रदूषण क्या उत्पन्न कर सकता है? ठीक, नॉइज पोल्यूशन कैन कॉज, सौर प्रदूषण क्या उत्पन्न कर सकता है? तो देखिए हियरिंग लॉस, यानी कि सौर प्रदूषण से आपका जो है सुनने में कमी आ सकती है, हियरिंग लॉस हो सकता है। देखिए मैं इस तरह से सेट क्यों किया हूं, क्योंकि आपके एग्जाम में भी ऐसा ऐसा कभी कभी आ जाता है कि केवल क्वेश्चन ही आपका हिंदी में हो, ठीक, बाकी इंग्लिश में ऑप्शन रहता है। इसीलिए प्रैक्टिस कर लीजिए, हर तरह से प्रैक्टिस कीजिए
एग्जाम में आपको बहुत बार धोखा मिल सकता है, ठीक है। कभी पेपर पूरा का पूरा इंग्लिश में आ जाता है, कभी पेपर केवल इंग्लिश में रहेगा ऑप्शन, और सॉरी क्वेश्चन इंग्लिश में रहेगा ऑप्शन हिंदी में रहेगा। तो यहीं से प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, ठीक है। 19 नंबर है और आप लोग इंग्लिश में अब थोड़ा मजबूत कर लीजिए भाई, ठीक है। आप ग्रेजुएट होने वाले हैं, ठीक है, कोई मजाक है क्या है? चलिए। अरे यार मेरा बैटरी खत्म हो गया। कितना परसेंट? 20%। चलिए ना, हम कंप्लीट करा देंगे, 10% बचेगा, फिर हम बच जाके बंद करेंगे। निम्न में से कौन रेडियोधर्मी अपशिष्ट माना जाता है? तो देखिए यूरेनियम, अभी हम एग्जांपल दिए थे ना, यूरेनियम, टाइटेनियम, ठीक है। यूरेनियम जितना, सॉरी यूरेनियम, टिलिंग्स, यूरेनियम मान, ठीक है। कहाँ पे पाया जाता है? झारखंड में, जादूगोड़ा, जो कि पूर्वी सिंहभूम में। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट उद्देश्य क्या है? इनमें से सभी, यानी कि पुनः प्रयोग, कम प्रयोग, ठीक है, दोबारा प्रयोग। राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इनमें से सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? वैश्विक तापमान वृद्धि के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो वैश्विक तापमान वृद्धि करने के लिए आपका कौन सा गैस जिम्मेदार है? तो ये गैस हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस वैश्विक तापमान वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, यानी कि विश्व का तापमान बढ़ा रहा है, जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। चलिए, और ये ग्रीन हाउस गैस भी है। निम्नलिखित में से कौन जैविक प्रदूषक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, ठीक है। तो कौन सा एक जैविक प्रदूषक है? पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड माने उर्वरक। उर्वरक एक हमारा जैविक प्रदूषक है। अगला आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषक का प्रकार नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट। तो जल प्रदूषक का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है? रेडियोधर्मी, क्योंकि यह जो है जल नहीं बल्कि वायु को प्रदूषण करता है, ठीक ठीक। रेडियोधर्मी किसको प्रदूषण कर रहा है? वायु को, जल को प्रदूषण नहीं कर रहा है। आगे देख लेते हैं। और बाकी ये रासायनिक, ताप और जैविक, ये तीनों जल प्रदूषक है। क्वेश्चन है हमारा, मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कोज ऑफ सोइल पॉल्यूटेंट या पोल्यूशन, ठीक है। तो मृदा प्रदूषण का सबसे मेजर कारण क्या है? हम लोग बोलते हैं ना कि सल्फेट ज्यादा देंगे तो अगर खेत तक खराब हुई तो बस वही पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर, यानी कि उर्वरक सबसे ज्यादा हमारे खेत को, मृदा को प्रदूषित करता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारी धातु प्रदूषक माना जाता है, ठीक। निम्न में से कौन सी भारी धातु प्रदूषक मानी जाती है? तो मरकरी। मरकरी माने पारा, ठीक है। पारा, पारा छुए ना, पारा को पकड़ नहीं पाइएगा आप लोग। पारा को जो है भारी धातु प्रदूषक माना जाता है, ठीक। पानी जैसा रहता है एकदम। ओजोन परत के क्षय से किस जोखिम में वृद्धि हो सकती है? तो अगर आपका ओजोन परत हमारा क्षय हो जाता है, जो कि समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में, ठीक है। ये गैस अगर छेद हो जाता है तो ओजोन परत छेद होने से स्किन कैंसर हो जाएगा। अल्ट्रा वायलेट रे, यानी कि जो सूर्य से निकलती है परावैंगनिक किरण, वह परावैंगनिक किरण हमारे बॉडी पे पड़ेगा और डायरेक्ट स्किन कैंसर हो जाएगा। अगला है, औद्योगिक अपशिष्ट मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार है? तो औद्योगिक अपशिष्ट जो है ये मुख्य रूप से जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है, वाटर पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार है, ठीक है, रेस्पॉन्सिबल है। अगला है हमारा, जैविक अपघटनीय अपशिष्ट को क्या कहा जाता है, सॉरी क्या किया जाता है? तो जो जैविक अपशिष्ट है, जितने भी कचरा है, उसको जो है क्या किया जाता है? कंपोस्ट किया जाता है, ठीक। कंपोस्ट मतलब विघटन किया जाता है। आप बोलिएगा यहाँ पर भी तो ऑल ऑफ दीजिए, हाँ यहाँ पर भी ऑल ऑफ दीजिए, लेकिन 100 में 99% संभावना है कि ये सही होगा, लेकिन 1% ये भी संभावना है कि ये गलत होगा, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना है। मैंने उसको तब मारने के लिए बोला था, देखिए यहाँ पर भी सही हो गया। जितना भी क्वेश्चन दिए उसमें से एक दो ये होगा ऑप्शन कि ये सही नहीं होगा, ऑल ऑफ द अबव। बाकी सब में ऑल ऑफ द अबव सही होगा। अम्ल वर्षा किसके लिए हानिकारक है? तो यह जो है हमारे बिल्डिंग एंड मोन्यूमेंट्स, यानी कि हमारे घर, इमारतें और जो हमारे मूर्ति वगैरह है उसके लिए है हानिकारक, ठीक। एक्वेटिक लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए भी हानिकारक है, ठीक। सोइल फर्टिलाइजर, यानी कि जो मृदा का हमारा उर्वरता क्षमता है उसके लिए भी हानिकारक है। तो ऑल ऑफ द आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है, शोर प्रदूषण का स्तर किसमें मापा जाता है? तो आपके गांव में कितना हल्ला होता है, कितना गुल होता है, कितना गुहार होता है, जो भी बोलते हैं आप लोग, ठीक है। की गुल कर रे हम लोग बोलते हैं, इटा की हल्ला करे तो यहाँ, तो इटा जो भेलो ना, इटा इटा कहे शोर। शोर मतलब
गुल हल्ला, शोर शराबा, नॉइस, इसको डेसिबल से मापा जाता है। कितना? डेसिबल, डीबी। ठीक है, 65 डेसिबल से जनरली ज्यादा होता है तो उसको शोर कहा जाता है। ठीक है, कौन सा प्रदूषक शहरों में स्मॉग के निर्माण के लिए जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होगा, CO मोनोऑक्साइड होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि धुआं। ठीक है, शहरों में स्मॉग, स्मॉग मतलब धुआं होता है, और धुआं का सूत्र होता है CO कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड। इंग्लिश में भी लिखिए और हिंदी में भी लिखिए, लिखने का प्रैक्टिस कर लीजिए। अगला है शीशे का प्रदूषण, शीशे का संदूषण मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है? तो यह जो है ह्यूमन नर्व सिस्टम यानी कि मानव की तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक, शीशे का प्रदूषण मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है? मानव तंत्रिका तंत्र को। अभी हम लोगों ने बताया था, इससे पढ़ा था। अगला है नदियों में ठोस अपशिष्ट फेंकने से क्या होता है? तो अगर हम नदी में ठोस अपशिष्ट फेंकेंगे तो हमारा जल प्रदूषित हो जाएगा। 12% अब चार्ज में लगा देना चाहिए बस, नहीं तो लैपटॉप अचानक से स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर हम बोलेंगे गया, खत्म, समाप्त। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आहा। चलिए, तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नदियों में ठोस अपशिष्ट फेंकने के क्या होता है? तो जल प्रदूषण हो जाएगा, वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। अच्छा, चार्ज ले रहा? नहीं यार, ले रहा 18% है ना। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे अस्थायी जैविक प्रदूषण। ठीक है, कौन सा है आपको बताना है। ठीक है, तो अस्थायी जैविक प्रदूषण यहाँ पे हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, यानी कि पर्यावरण, अब इतना सॉरी, मैं इसका हिंदी मतलब नेक्स्ट टाइम से ना मैं इसका हिंदी भी लाऊंगा यार, नहीं तो इसमें प्रॉब्लम हो रहा है मुझे लग रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम से पक्का हिंदी में ही लाऊंगा। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोगों को समझने में दिक्कत हो जाएगा। पर्यावरण का जो क्षति होता है इसी को बोलते हैं डिग्रेडेशन। ठीक है, या पर्यावरण के विपरीत। तो अस्थायी जैविक प्रदूषक क्या है? तो पर्यावरण के जो विपरीत है उसी को बोलते हैं। ठीक है, पर्यावरण में सब आ जाएगा, जल, थल, वायु। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा। ठीक, रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। नेक्स्ट आता है हमारा निम्नलिखित में से कौन रेडियोधर्मी खतरा है? तो यूरेनियम हमारा रेडियोधर्मी खतरा है। ठीक, अगला है तापीय प्रदूषण मुख्य रूप से किससे होता है? तो ताप प्रदूषण न्यूक्लियर प्लांट से होता है, और ये हमारा यूरेनियम एक न्यूक्लियर प्लांट है। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट किया हूं ताकि मतलब सेम अलग थोड़ा सा ढंग से, ठीक है, ताकि आप में माइंड में खप जाए। जब आप नोट्स रेडी करते हैं तो जिस क्वेश्चन का आपको आंसर आता है उसको नहीं कीजिएगा नोट। निम्न में से कौन वायु प्रदूषण कम कर सकता है? तो वायु प्रदूषण इनमें से सभी कम कर सकता है, यानी कि यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, आप जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग कीजिए, जैसे कि बस हो गया, रेलगाड़ी हो गया, ठीक है, टैक्सी हो गया। खुद का वाहन का प्रयोग कम कीजिए। ठीक है, इसके अलावा आपका क्या? प्लांटिंग ट्री, यानी कि पेड़ पौधे लगाइए। फिर आपको क्या करना है? तो रिड्यूसिंग इंडस्ट्रियल एमिशन। ठीक है, यानी कि आपका जो है जितना भी इंडस्ट्रियल वगैरह है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे कि औद्योगिक, ठीक है, उत्सर्जन जितना भी हो रहा है उसको कम से कम किया जाए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है हमारा जल उपचार संयंत्र किसमें मदद करते हैं? तो जल उपचार संयंत्र किसमें मदद करते हैं? क्लीनिंग वाटर में। जल उपचार है सिंपल सा, तो वाटर को ही क्लीन करेगा। राइट आंसर हो जाएगा क्लीनिंग वाटर। ठीक है, कभी कभी आपको अगर आंसर नहीं भी मालूम है तो थोड़ा सा अगर माइंड लगाइएगा तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। वाटर वाटर मिल हो गया। ठीक है, 39 नंबर है हमारा मृदा प्रदूषण क्या कम कर सकता है? मृदा प्रदूषण क्या कम कर सकता है? तो देखिए सोइल है, सोइल मार दीजिए, आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोइल फर्टिलाइजर को कम करता है। मृदा प्रदूषण क्या कम कर सकता है? तो मृदा की उर्वरता क्षमता को कम करता है। ठीक है, फर्टिलाइजर मतलब उर्वरता क्षमता। चार्ज हो रहा नहीं भाई, अरे यार 11 का 11% है। चलिए, रेडियोधर्मी प्रदूषण का मुख्य प्रभाव क्या है? तो देखिए कैंसर, नाम सुनने से पहले आदमी डर जाता था, अभी भी डर जाता है यार। ठीक है, किसी को बोल दीजिएगा ना तो हार्ट अटैक से मर जाएगा। जब तक उसको बोल दीजिएगा कि आप 3 साल के अंदर कैंसर से मर जाएंगे, वो व्यक्ति 3 महीना में कैंसर से मर जाएगा सुन के, हार्ट अटैक से। ठीक है, विच इज अ मेजर इफेक्ट ऑफ
या रेडियो एक्टिव पोल्यूशन तो कैंसर होता है। मैंने बताया था कि यूरेनियम जो फैक्ट्री है उसके आसपास के लोगों को कैंसर हो रहा है, ठीक। हाँ, आंतरिक वायु प्रदूषण किससे हो सकता है? तो आंतरिक जो वायु प्रदूषण है इनमें से सभी से हो सकता है, यानी कि आप जो है स्मोक, ठीक है, स्मोक फ्रॉम कुकिंग, यानी कि खाना बनाते वक्त अगर आप करते हैं, टोबैको स्मोक करते हैं, ठीक है, पुअर वेंटिलाइजेशन करते हैं, ठीक है, तो आपको जो है क्या हो सकता है, आंतरिक वायु प्रदूषण हो सकता है, ठीक है। यानी कि खाना पकाने से जो निकलने वाला धुआं होता है, ठीक है, स्मोक वही हो गया, खाना पकाते वक्त स्मोक करते मतलब खाना बनाते टाइम भी बहुत सारा धुआं निकलता है कोयले के चूल्हा से और काठ लकड़ी वाला चूल्हा से, काठ कोयला से, ठीक है। और तंबाकू तो पीता ही है लड़का लोग, खास करके गर्ल्स लोग भी आजकल पीने लगी है यार, गजब जमाना बदल गया भाई, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, जल में भारी धातुएं क्या उत्पन्न कर सकती है? तो जल में भारी धातु जो है नर्व सिस्टम को इफेक्ट कर सकती है, यानी कि हमारे तंत्रिका तंत्र को खराब कर सकती है, ठीक है। पुनर्चक्रण किस में मदद करता है? तो ऑल ऑफ द राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। यानी कि क्या करेगा आपका, रिड्यूसिंग वर्स्ट, ठीक है, यानी कि आप कम से कम उपयोग करें, दोबारा उपयोग करें और थोड़ा एनर्जी को सेव करें, ठीक है। चलिए अगला है, जैविक अपशिष्ट का उदाहरण कौन सा है? तो जैविक अपशिष्ट का उदाहरण है हमारा फूड स्क्रैप, ठीक है, फूड स्क्रैप्स हमारा जैविक अपशिष्ट का उदाहरण है। जैविक अपशिष्ट मतलब कि जिसमें जो है आपका जीवन पाया गया हो, ठीक है। तो ये हमारा प्लास्टिक के बोतलों में तो नहीं पाया जाता है, ग्लास में भी नहीं पाया जाता है, ठीक, और मेटल धातुओं में भी नहीं पाया जाता है, लेकिन खाद्य जो अवशेष है, जैसे आपने चावल किया खाया, तो वो भी एक तरह से जीव ही था, पहले जो पेड़ पौधा था वो क्या है, जीव, तो उस जीव से जो प्राप्त होता है उसको जैविक अपशिष्ट बोलते हैं, ठीक है। तो फूड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक होता है जैविक, जैविक मतलब जिसमें जीवन पाया जाता है, और अजैविक जिसमें जीवन नहीं पाया जाता, ठीक है। चलिए अगला है, औद्योगिक शोर किसकी ओर ले जा सकता है? तो यह जो है बहरेपन की ओर ले जा सकता है, बहरापन मतलब हियरिंग लॉस। नेक्स्ट है हमारा, सीएफसी मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर माने फ्रिज, ठीक है। चलिए फ्रिज का पानी कम पीजिएगा यार, पीने का मन करे तो पानी को बॉईल करके पीजिए, ठीक है। आप बोलिएगा गर्म करके, और हाँ गर्म करके, बरसात में गर्म करके, ठंडे के दिन में गर्म करके, और बरसात में भी गर्म करके, और जब आता है गर्मी का दिन उस टाइम पे जो है ना आपको घड़ा का पानी पीना चाहिए, लेकिन आजकल नहीं पीता है यार, मार्केट में अच्छा अच्छा घड़ा मिलता है, ठीक है। तो अगला है, वायु प्रदूषण किस जोखिम को बढ़ा सकता है? तो आपको जो है क्या बोल रहा है, रेस्पिरेटरी डिजीज, यानी कि सांस से संबंधित जितने भी बीमारी उसको बढ़ा सकता है, ठीक है। शोर प्रदूषण किससे मापा जाता है? तो डीबी यानी कि डेसिबल से मापा जाता है शोर प्रदूषण को। नेक्स्ट है हमारा, ठोस अपशिष्ट किसमें शामिल है? तो ठोस अपशिष्ट जो है हमारा प्लास्टिक, पेपर, मेटल में शामिल है, ठीक है। अगला है, प्रदूषण को नियंत्रित करना क्यों महत्वपूर्ण है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि यह जो है प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ, मनुष्य के स्वास्थ्य को बचाने के लिए। क्या है अगला? प्रिजर्व द एनवायरमेंट, यानी कि हमारे पर्यावरण को बचाना है। मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी कि हमारा जो है जैविक पारितंत्र है उसको संतुलित रखने के लिए। तो यहाँ से हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको मजा भी आएगा पढ़ने में, और थोड़ा सा टफ भी लगा होगा क्योंकि इंग्लिश में मैंने दे दिया था। लेकिन देखिए, कहते हैं ना कि धीरे धीरे ना आपको हर चीज सीखना होगा, और इंग्लिश नहीं सीखिएगा तो इस जमाने में तो फिर आपकी पढ़ाई वेस्ट है, पढ़ाई बेकार है विदाउट इंग्लिश। इसलिए मैं थोड़ा सा बोलता हूँ, लेकिन उसको इग्नोर कीजिएगा, लेकिन इंग्लिश आपको सीखना बहुत जरूरी है दोस्त, ठीक है। मान लीजिए आपने ट्रेन का टिकट कटवाया, ऑनलाइन कटाने बोलेंगे तो अभी आप में से बहुत से आदमी नहीं सकेंगे, इंग्लिश पढ़े ही नहीं है तो, ठीक है। तो थोड़ा इंग्लिश पढ़ लीजिए। आप में से बहुत से लोगों के पास यूपीआई नहीं है, यूपीआई आईडी नहीं है, तो यूपीआई कम से कम उसको रेडी कीजिएगा तब ना, ठीक है। यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी कि फोन पे, अमेजन पे, गूगल पे, ठीक है, पेटीएम, ये सब क्या है, यूपीआई है, ठीक है। थोड़ा सा अपना नॉलेज को एनहेंस कीजिए, और विदाउट इंग्लिश आई थिंक इट इज इम्पॉसिबल। तो इंग्लिश को सीखिए, डेली 1 घंटा रीडिंग कीजिए, ठीक है। नहीं आता है रीडिंग तो रीडिंग करने से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। चलिए बाय। और ये पेपर आप लोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी वीडियो देख सकते हैं। जो लोग पास नहीं करते हैं वो लोग यूट्यूब पे देख लीजिएगा, ठीक है। जो लोग
मतलब ऐप का, जिनके पास ऐप नहीं है, ऐप तो हर किसी के पास होगा, जो पास नहीं करते हैं वो लोग क्या कीजिएगा, यूट्यूब पे देख लीजिएगा। यूट्यूब पे सेमेस्टर 1 को यही टॉपिक मैंने पढ़ाया था आज से 1.5 महीना पहले, यूनिट 1 2 3 करके। आप अगर यूट्यूब में सर्च कीजिएगा SKMU दुमका, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया, सॉरी SKMU दुमका एनवायरमेंटल साइंस सेमेस्टर 1, ठीक है, ज्ञान सागर आ जाएगा, पूरा वीडियो आ जाएगा, आप सर्च कीजिए और देखिए। चलिए एक वीडियो का लिंक मैं यहाँ पर भी दे रहा हूँ। थैंक यू, बाय।